इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तीन 3:10 और 48 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज तारीख है 15 फरवरी। तारीख हमने इसीलिए बताई क्योंकि आज की तारीख बहुत ही खास है। क्यों संजय? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस दिन को हम रेडियो किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम आपको बता दें कि इस परंपरा की शुरुआत 15 फरवरी 2004 को हुई थी और इस दिन आकाशवाणी से किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण पहली बार प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल। तो ये हमने आपको बताया कि भाई आज है रेडियो किसान दिवस और इस पर चर्चा हम करने वाले हैं, इस पर विचार प्रकट करने वाले हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश कुमार। फिलहाल बता दूं कि मैं हूं पूनम आपके साथ और मेरे साथ हैं संजय और स्वागत आप सभी का दिल से। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज रेडियो किसान दिवस के अवसर पर मैं अपनी तरफ से आकाशवाणी और सभी किसान भाइयों बहनों और आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं को बधाई देता हूं और साथ ही अपनी शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर पर रेडियो आज भी संचार का महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है, जो समाज की प्रगति में अपना निश्चित तौर पर अमूल्य योगदान लगातार दे रहा है। आज का सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, लोग फोन का भी प्रयोग करते हैं और उससे तमाम तरह की जानकारी लेते हैं। लेकिन जहां तक रेडियो की बात है, ये लोगों की उम्मीदों पर आज भी कहीं अधिक खरा उतरता है उनकी तुलना में। टीवी और सोशल नेटवर्किंग के तेजी से फैलने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की महत्ता लगातार बनी हुई है। ऐसे क्षेत्रों में रेडियो सांस्कृतिक आदान प्रदान और सरकारी और गैर सरकारी सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक अभियानों की भी जानकारी देता रहता है। आकाशवाणी के अनेक कार्यक्रम ग्रामीण एवं कृषि विकास पर केंद्रित होते हैं और किसान भाई इस प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ भी बड़े पैमाने पर उठाते रहते हैं। कृषि एवं किसानों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी रेडियो द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती है। रेडियो द्वारा किसानों तक कृषि संबंधी आधुनिक एवं नवीनतम जानकारी पहुंचाने में आकाशवाणी की तो खास भूमिका रही है। इसके माध्यम से किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के बीच सीधा संवाद भी स्थापित होता है, जिससे आपसी विश्वास पैदा होता है और कृषि तकनीकियों के हस्तांतरण में बड़ी आसानी रहती है। आज भी दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में रेडियो ही संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस तरह के क्षेत्रों में किसान भाई कृषि रेडियो से नई जानकारियों को पाकर अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने में सक्षम रहते हैं। इसी प्रकार रेडियो से उन्हें पता चलता है कि कौन सी जिन्स यानी फसल उत्पाद जो बाजार में बेचना है वहाँ पर क्या भाव है, उसके लिए भाव की जानकारी भी दी जाती है। किसानों को मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, वैज्ञानिकों की सलाह भी दी जाती है, यानी किस समय पर क्या कृषि कार्य महत्वपूर्ण होता है। साथ ही पशुपालन हो, गृह विज्ञान हो, इनसे संबंधित नवीन जानकारी भी किसानों तक पहुंचाई जाती है। और साथ ही साथ कुछ संस्कृति, कला एवं ज्ञान का प्रचार प्रसार भी रेडियो के माध्यम से किया जाता है। कुछ लाइव प्रोग्राम होते हैं, सजीव कार्यक्रम होते हैं, जिसमें किसानों की समस्या का सीधा समाधान किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण युवक युवतियां और महिलाएं खास करके स्वावलंबी और रोजगार पाने की दिशा में भी काफी जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में मददगार साबित होते हैं। किसानों की इन सबसे आमदनी बढ़ती है और विभिन्न फसलों की बुआई और कटाई के मध्य विभिन्न तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि कौन सी फसल से उन्हें अधिक आय मिलेगी, फसल की कौन कौन सी किस्में किसानों को लगानी चाहिए, पानी की बचत कैसे करें, उर्वरक की बचत कैसे करें, फसलों की उत्पादन लागत में कमी कैसे लाई जाए, अपनी फसल को कीटों से, रोगों से और खरपतवारों से कैसे बचाए। ये सारी जानकारियां जो है रेडियो के माध्यम से किसानों को पहुंचाई जाती हैं। और जैसे बात करें सूखा हो, बाढ़ हो या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा आने पर किसानों को उपयुक्त एवं आपातकालीन उपाय भी सुझाए जाते हैं, जिससे कि इन आपदाओं द्वारा होने वाले नुकसान में कमी लाई जा सके। अंत में मैं एक बार फिर से समस्त श्रोताओं एवं आकाशवाणी परिवार को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जी हाँ, रेडियो किसान दिवस पर डॉक्टर दिनेश कुमार के विचार अभी आपने सुने और अब हम इस कार्यक्रम में अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो है बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन। जी, और ये जो हमारा अगला सेगमेंट है यानी बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन, इस पर विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ज्योति कुमारी और इनसे बात की प्रीति ने। लेकिन
इसके बारे में कुछ जानकारी हम भी दे दें संजय। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे देश की सरकार किसानों के हित के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है और वो सभी उपाय किए जा रहे हैं जो कि किसानों की आमदनी में, जिससे कि किसानों की आमदनी में इजाफा हो और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए एक बात कही थी कि सरकार किसानों के लिए समर्पित है और इस बजट में किसानों की बेहतरी के लिए और भी कई घोषणाएं की गई हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी घोषणाएं हैं, बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो किसानों के हित में है और उसी में से हम अभी बात करते हैं डॉक्टर ज्योति कुमारी की जो हमारी विशेषज्ञ हैं इस बारे में, यानी बीज और रोपण सामग्री पर उपमिशन, और प्रीति ने इनसे बात की है। आइए सुनते हैं। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और आज बिल्कुल अलग सा विषय लेकर आपके साथ हम जुड़े हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी बिल्कुल नए हैं, पहली बार गोल्ड के स्टूडियो में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर ज्योति कुमारी। नमस्कार प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं, पादप प्रजनक हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो से जुड़ी हुई हैं और बहुत सारा ज्ञान रखती हैं। आज का हमारा विषय रहेगा बीज एवं रोपण सामग्री पर उप मिशन। और डॉक्टर साहब, जैसे 2021 बजट की बात करें तो उसमें सबमिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल, इस योजना के अंतर्गत किसानों को बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। क्या क्या है ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों और बहनों को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उत्तम और ज्यादा पैदावार वाली बीज और रोपण सामग्री जो है चाहिए, इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ने एक और प्रयास किया। उन्होंने सीड सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान घोषित किया। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो भारत सरकार की ओर से हरित क्रांति और कृषोन्नति योजना एक है, उसके अंतर्गत ये मिशन दिया, सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, उप मिशन ऑन पौध एंड बीज रोपण सामग्री, जिसमें इन्होंने पिछले बजट की तुलना में 18% ज्यादा बजट देकर और इस बार जो है जो टोटल राशि आवंटित किया वो 448 करोड़ है। तो इस योजना के माध्यम से जो मुख्य मकसद है सरकार का कि हम अपने किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में उत्तम बीज समय पर उपलब्ध कराएं और उचित मूल्य पर भी उपलब्ध कराएं। जो किसान काफी दूर दूर भी रहते हैं उन्हें भी जो है बीज जो है उपलब्ध हो जाए, जिससे कि वो समय पर इनका रोपण कर सके और इसकी फसल के उत्पादन से इसका लाभ उठा सके। जैसे इसके मुख्य उद्देश्य में ये है कि उत्तम एवं प्रमाणित बीज जो है उसका पैदावार बढ़ाना, पहला ये है। दूसरा ये है कि बीज प्रतिस्थापन दर होता है, सीड रिप्लेसमेंट रेट, इसको भी बढ़ाना है। और तीसरा ये है कि हमारे किसान भाई के द्वारा जो बचाई हुई सीड होती है, फार्म से सीड जो बच जाती है, उसके भी गुणवत्ता को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाएंगे इसको, तो उनको कुछ प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके लिए। फिर ये है कि सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, सीड कैसे बनता है, सीड बीज के विकास यानी कि न्यूक्लियस सीड जो हमारे पादप प्रजनक बनाते हैं, वहां से लेकर जो किसान भाई को प्रमाणीकरण के बाद जो बीज मिलता है, सर्टिफाइड बीज, वहां तक के इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सुव्यवस्थित करना जो है, उसको स्ट्रेंथन करना, मजबूती पैदा करना। और एक महत्वपूर्ण बात जो है पौध किस्म संरक्षण, प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन जो है। इसके अलावा जो है फार्मर्स राइट और बीडर्स राइट को भी प्रोटेक्शन देना है। मतलब कि जो है दोनों ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसान जो है हमारी ये धरोहर को जो है संजोए हुए काफी सालों से, और जो प्लांट बीडर जो पादप प्रजनक हैं वो नई नई किस्मों को डेवलप करते हैं, विकास करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को ही सुरक्षा प्रदान करना है और इसके लिए एक नई प्रणाली व्यवस्थित करनी है। तो हम कार्यान्वयन कैसे करते हैं, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि सीड विलेज प्रोग्राम, सीड विलेज प्रोग्राम 20 ग्राम कार्यक्रम, फिर सीड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना है। फिर ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाती है, पहाड़ी इलाकों में जो सीड भेजा जाता है तो वहाँ पे एजेंसीज को सब्सिडीज भी दिया जाता है सीड ले जाने के लिए। फिर ये है कि हम शोध कार्य में भी हमें ये मदद करनी है, जैसे जैव प्रौद्योगिकी वाली जो तकनीक है उसको हम यूज करने के लिए हमें रिसर्च में भी इसमें ज्यादा बजट देना है। फिर ये है कि हमें जो है रिसर्च के द्वारा कुछ और बेहतर किस्म को विकसित किया जाए। बहुत सही। तो हमें इसीलिए जो वैज्ञानिक है उनको भी जो है मदद करनी है इस योजना के तहत। फिर ये है कि जीन बैंक कहते हैं, सीड जीन बैंक या फील्ड जीन बैंक। सीड जीन बैंक में तो है कि सीड को रखना होता है संरक्षित करके जो महत्वपूर्ण सीड है, और फील्ड जीन बैंक ये होता है जैसे फ्रूट स्पेसीज हुआ, जैसे कि नींबू हुआ, केला हुआ, तो इसके अलग अलग प्रजातियों को संरक्षित करके रखना, उसको फील्ड जीन बैंक कहते हैं। फील्ड में फार्मर्स अलग अलग वैरायटी को जो है वो ग्रो करेंगे। तो ये फार्मर्स भी कर सकते
सकते हैं? ये फार्मर्स भी कर सकते हैं। तो इसमें है कि फार्मर्स के डिफरेंट लेवल के किसान कर सकते हैं। जो थोड़े से इनोवेटिव फार्मर्स हुए वो इसको कर सकते हैं, जिनकी जैसी क्षमता है करने की। उन्नत बीज पर आ जाते हैं आप। तो उन्नत बीज क्या है और बीज कितने प्रकार के होते हैं और किसान किस तरह से बीज प्राप्त कर सकते हैं? उन्नत बीज वो बीज हुआ जो कि अत्यधिक पैदावार देने वाली है और जिसकी आनुवंशिक शुद्धता जो है 99 से 100% तक होती है। यानी कि जो अच्छी बीज है, जो उसका क्षमता है उसके अनुसार वो पैदावार देगी। तो उन्नत बीज जो है मुख्यतः 4 चरणों में बनाई जाती है। इसके विकसित करने के लिए न्यूक्लियस सीड से लेकर सर्टिफाइड सीड तक हम जाते हैं। न्यूक्लियस सीड वो हुआ जो कि ब्रीडर बनाते हैं, जो ब्रीडर इसको डेवलप करता है। उसके बाद आता है ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड को बनाने के लिए ICAR या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में ब्रीडर के संरक्षण में बनाया जाता है। इसको प्रोसेस है इसका। ये प्रोसेस है। ब्रीडर सीड के बाद आता है तीसरा स्टेप फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड बनाने के लिए जो है ब्रीडर सीड को यूज किया जाता है और इसे बनाने की जिम्मेदारी जो है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन और SFCI को दी जाती है और ये भी जो है प्लांट ब्रीडर्स के देखभाल में ही होती है। फिर चौथा आता है सर्टिफाइड सीड। सर्टिफाइड सीड बनाने में NSC, SSC के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर भी रोल प्ले करते हैं। वो फार्मर्स के फील्ड पे भी जाके सर्टिफाइड सीड बनाएंगे। यहाँ पे फार्मर्स किसान भाइयों का मेन रोल आता है। यहाँ पे जो है प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो होते हैं वो एक फार्मर पार्टिसिपेटरी मोड में बीज बनाने में मदद करते हैं जो है। और फार्मर्स को जो बीज प्राप्त होते हैं ये सर्टिफाइड सीड ही होता है। और इसके अलावा ट्रूथफुली लेवल सीड भी कहते हैं, वो भी फार्मर्स को ग्रो करने के लिए प्राप्त होते हैं। और इसकी पहचान के लिए अलग अलग टैग होते हैं, जैसे कि ब्रीडर सीड में येलो टैग लगा होता है, फाउंडेशन सीड में व्हाइट टैग लगा होता है, सर्टिफाइड सीड में ब्लू लगा होता है और ट्रूथफुली लेवल सीड में ग्रीन टैग लगा होता है। इससे पहचान होती है कि उसके बैग में ये अलग अलग तरह के टैग लगे रहेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये कौन सा सीड है। डॉक्टर ज्योति, मैं एक चीज और जानना चाह रही थी आपसे कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है? सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी कि इसे बीज प्रतिस्थापना दर कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसान जो है वो सर्टिफाइड बीज को ज्यादा लगा रहे हैं या अपने द्वारा संरक्षित बीजों को ज्यादा लगा रहे हैं। अगर उदाहरण के लिए अगर 25% सीड रिप्लेसमेंट रेट है तो मतलब ये हुआ कि 25% एरिया में तो सर्टिफाइड सीड लगाया किसान ने और 75% जो है उन्होंने अपने से बचाए हुए सीड को लगाया जो है। तो उत्पादकता बढ़ाने में और किसानों की आय दोगुनी करने में सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अहम रोल है। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े, दुगनी हो। ये आय से संबंधित है कहीं ना कहीं। तो जिस राज्य में सीड रिप्लेसमेंट रेट ज्यादा है वहाँ जो उत्पादन ज्यादा होती है, ये भी देखा गया है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें कितना बढ़ाना है। तो इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमारे अलग अलग तरह के क्रॉप्स हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कहते हैं, स्वपरागित क्रॉप्स, जिसमें सीड रिप्लेसमेंट रेट को हमें 33% तक ले जाना है। अच्छा। ये अभी कम है। ये किसी राज्य में 18 ही है, किसी में 25 ही है, मैक्सिमम 33 तक ले जाने का टारगेट है। क्योंकि स्वपरागित में हम 2-3 जनरेशन तक इसको लगा सकते हैं सीड को। इसकी आनुवंशिक शुद्धता जो स्थिर रहती है कई पीढ़ियों तक, तो इसीलिए इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा कैटेगरी होता है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जो कि पर परागित क्रॉप होता है। उसमें जो है दूसरे जीनोटाइप को अगर हम बगल में लगाएंगे दूसरे किस्म को, तो उसका मेकअप चेंज हो जाएगा। तो इस केस में जो है हमें ज्यादा रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है। अगर हम उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी लगाएंगे तो हमारे बीज खराब हो जाएगा। तो इसलिए 50% तक जो है हमें इसमें रिप्लेस करना है। जैसे कि मस्टर्ड हुआ, पिजन पी हुआ, फिर कंपोजिट वेराइटी एक होता है मक्का और बाजरा की, उसमें भी हमें 50% तक सीड रिप्लेस करना चाहिए। और तीसरा है संकर किस्म, हाइब्रिड वेराइटी, इसको हाइब्रिड कहते हैं। बट इसमें तो हमें 100% रिप्लेसमेंट की जरूरत है। संकर में जो जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, अगली पीढ़ी में वो बिल्कुल ही बदल जाता है। इसलिए इसको तो जरूर से जो है वो बदल के ये कर ले जो है। फिर डॉक्टर ज्योति, आप हमारे साथ स्टूडियो में है तो मैं सोच रही थी कि सीड विलेज प्रोग्राम भी होता है, तो वो क्या है? और जैसे हम कहते हैं कि किसान भाई बहन इससे लाभ उठाएं, तो कैसे लाभ उठा सकते हैं? ये एक 20 ग्राम कार्यक्रम है जो सरकार के इस योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है जो हमारे मिशन का हिस्सा है, सब मिशन का, जैसे किसानों द्वारा संरक्षित बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाना भी है और उसे कायम भी रखना है। तो इसको हम कैसे करेंगे ये इसमें बताया गया है। फिर बीज प्रतिस्थापन दर को भी बढ़ाना है, तो ये कैसे करेंगे वो देखना है। फिर एक टर्म आता है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है उसका कैसे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड का मतलब ये हुआ कि फार्मर्स ही वो सीड बनाएंगे और फार्मर
फार्मर्स को ही जो है वो सीड दिया जाएगा। मतलब ये है कि उन्हें किसी दूर इलाके से नहीं लेना पड़ेगा, वो बनाएंगे और अपने बगल के इलाके में, जिला में, ब्लॉक में, गांव में वो सीड उनका वितरित हो जाएगा। तो इसमें जो भी किसान इच्छुक होंगे इसमें भाग लेने के लिए, इसमें जो है चूंकि उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, प्रशिक्षण जरूरी है, तभी तो हो पाएगा। उनको ये दिया जाएगा तो उनकी कौशल क्षमता भी बढ़ेगी इससे, और उनकी आय भी बढ़ेगी, क्योंकि उनका सीड का बायबैक भी हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो इस प्रोग्राम से जरूर जुड़े। अब मैं इसमें ये बताना चाहूंगी इसमें कौन सा विलेज चुना जाता है, कौन सा गाँव, कैसे गाँव का तो चुनाव किया वैसा जाता है? गाँव जो कि एक बड़ा सा गाँव हो और उसमें जो है अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो, अच्छी उर्वरा शक्ति हो उस गांव के मिट्टी की, और उसमें 2 या 2 से ज्यादा फसल जो है, मेजर फसल जो है वहाँ पे किसान लगाते हो। क्योंकि वो सीड विलेज प्रोग्राम होगा तो वो एक मिनिमम ये है कि 10 हेक्टेयर एरिया में करना है, उसमें कम से कम 10 हेक्टेयर करना एरिया में, एक क्रॉप के लिए और एक किस्म के लिए हमें करना है। और उसमें कम से कम 25 फार्मर जो है वो उसमें जुड़ेंगे जो है। ये तो ग्रुप ऑफ फार्मर्स को करना, एक क्लस्टर बनाया जाता है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को लेके, और उसमें जो किसान एलिजिबल होंगे उनको कम से कम उनके पास 1 एकड़ जमीन हो। अच्छा। तो वो इस योजना से जुड़ पाएंगे। और इसमें उनको सहायता कैसे दी जाएगी? तो सहायता, वित्तीय सहायता इस रूप से दी जाएगी, उनको जो फाउंडेशन सीड प्रोवाइड किया जाएगा वो कम दर पे किया जाएगा। 50% सब्सिडी उनको दी जाएगी अनाज वाले फसलों पे, और 60% सब्सिडी दी जाएगी उनको तिलहन और दलहन की फसलों पे जो है, जी। उस पे 60%। तो उनको ये है कि सब्सिडी भी अच्छी है, सब्सिडी भी अच्छी मिल जाएगी उनको, वो ग्रो करेंगे और उनसे जो बायबैक भी मिल जाएगा। और इनमें उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कैसे? तो प्रशिक्षण जो दिया जाएगा वो 3 बार दिया जाता है, एक दिनों के लिए जो है, डिफरेंट स्टेजेस पे दिया जाता है, अलग अलग स्टेज पे। जैसे कि सोइंग से पहले, बुआई से पहले देते हैं पहली ट्रेनिंग। फिर कोई भी बीज को ये लगाने के लिए उसमें आइसोलेशन डिस्टेंस से कहता है, अलगाव दूरी। जैसे ये जो हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, धान और गेहूं, इसमें 3 मीटर का दूरी रखा जाता है। 2 वेराइटी, 2 किस्मों के बीच में जो है, उससे पास अगर रखेंगे तो उसमें पॉलिनेशन होने का आशंका होती है। तो इसलिए एक तो सोइंग से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और दूसरी ट्रेनिंग उनको दी जाती है जब उसमें फूल आ जाता है। अच्छा। उसके बाद वाली ट्रेनिंग का विशेष महत्व है, क्योंकि उस स्टेज पे हमें उसे रोगिंग जो है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स, ऑफ टाइप क्या है, गलत उसमें पौध जो आ गया है उसको उखाड़ के फेंकना है, उसके बारे में बताया जाता है। और फिर ये भी बताया जाता है कि कीड़ों और बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए। फिर तीसरा प्रशिक्षण जो उनको दिया जाता है वो कटाई के उपरांत दिया जाता है कि आप किस तरह से जो है बीज को जो है साफ करोगे, उसे ग्रेडिंग करोगे, उसका जो है ट्रीटमेंट करोगे, ड्राई करोगे जो कि अगले सीजन में लगाना है, और पैकिंग करोगे उसको फर्दर जो है वो टेस्टिंग के लिए। डॉक्टर साहब, समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जरूर बता दीजिए कि किसान अगर खुद से रजिस्टर कराना चाहता है तो कैसे करा सकता है? लाइक प्लांट वेराइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए और फार्मर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के एक अधिनियम लाई गई थी। इसमें जो है हमें फार्मर्स वेराइटी को प्रोटेक्ट करना है। तो फार्मर्स जो किसान भाई हैं वो जो है हमारी जो धरोहर है, प्राकृतिक धरोहर, लैंड रेसेस और वाइल्ड रिलेटिव्स, इसका जो है वो संरक्षण करते हैं और इससे सिलेक्शन करके वो वेराइटी भी बनाते हैं। तो इसीलिए जो है इस अथॉरिटी के साथ जो है ना उस वेराइटी को वो रजिस्टर करा सकते हैं, और ये रजिस्टर जो ये है फ्री में करा सकते हैं। इनके लिए उनको कोई शुल्क नहीं लगेगी जो है, और उनका ये वेराइटी जो है वो प्रोटेक्ट होगा 15 सालों के लिए जो है। और फिर उनको जो है इस अथॉरिटी की तरफ से अवार्ड मिलने का भी है, जैसे या तो फार्मर्स को मिलेगा या कम्युनिटी को मिलेगा। तो ये अलग अलग तरह के अवार्ड है, जैसे कि प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड है 1,50,000 के लिए है। एक दूसरा अवार्ड है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन, जिसमें कि 1 लाख दिया जाता है उनको पुरस्कार। और एक जो है कम्युनिटी के लिए रिवार्ड है, क्योंकि कुछ लैंड रेसेस जो है सारी कम्युनिटी मिलके करते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, तो उसमें तो 10 लाख का इनाम है जो है। अच्छा इनाम है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ना सिर्फ इनाम के लिए बल्कि बेहतर बीज के लिए कर सकते हैं, और इस तरह कुल मिलाकर के आप बेहतर प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं, फसल का उत्पादन बेहतर होगा। अंत में मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि इस योजना का वो अधिक से अधिक लाभ उठाकर आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बने और अपनी आय को दुगुनी करे। जय विज्ञान, जय किसान। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति, पहली बार स्टूडियो में आई लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपने जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। जी हाँ, FM गोल्ड चैनल पर अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और इसमें बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन, इस विषय पर डॉक्टर ज्योति कुमारी से बातचीत की प्रीति ने, और उन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी। बिल्कुल जानकारी दी। जय विज्ञान जय किसान हमने सुना, और अब हम सुनते हैं अपने किसान मित्रों को, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे रेडियो किसान दिवस पर आज क्या क्या हुआ, और चर्चा भी हमने सुनी। तो चलिए जानते हैं कि हमारे किसान भाई, किसान मित्र इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।
किसान की बात हम सब के साथ। आज रेडियो किसान दिवस पर इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीना जी। नमस्कार। आज रेडियो किसान दिवस है, आप अपने किसान भाई बहनों से क्या कहना चाहेंगी? रेडियो किसान दिवस पे ये बोलना चाहते हैं, रेडियो से हमें बहुत जानकारी मिलती है। हम लोग खेत में जब जाते हैं वहाँ हम लोग रेडियो लेके जाते हैं, रेडियो से किसान की बात सुनते हैं, कब खेती होती है, किसकी खेती होती है, कैसे होती है, दवा का छिड़काव कब होता है, इससे हमें बहुत जानकारी मिलती है। रेडियो से हमें लोकगीत मिलता है, गाना मिलता है। हम लोग खेतों में काम करते रहते हैं और रेडियो से सुनते रहते हैं, मन की बात सुनते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग के जीवन में रेडियो बहुत महत्व हो गया है। रेडियो का इस समय दवा का छिड़काव कब करना चाहिए, बीज कैसी होनी चाहिए, किसान का हित के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है, उससे भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसलिए रेडियो से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है कुसुम लता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है रेडियो किसान दिवस। हमारे साथ एक किसान है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम पप्पू है, गांव रईसपुर का रहने वाला हूँ, किसान का कार्य करता हूँ। रेडियो सुनता हूँ। रेडियो के हमारे किसान भाइयों के लिए रेडियो ही एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन है, जिससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। खेती के लिए नए नए फर्टिलाइजर की, नए नए केंद्र सरकार की योजनाओं का पता चलता है। इससे हमें न्यूज सुनते हैं तो न्यूज का पता चलता है हमें। आप FM गोल्ड सुनते हैं? हाँ, सुनता हूँ जी। उसमें किसान की बात कार्यक्रम आता है, उसमें सुनता हूँ। अच्छा। जिसमें डॉक्टर आते हैं जो नई नई फसलों के बारे में हमें बीज, खाद, उन सब की जानकारी देते हैं। कभी आपने प्रश्न पूछा इस कार्यक्रम के दौरान, जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है? कई किसान भाइयों ने, हमने भी पूछा कई दफे, जो हमारे कंफ्यूजन होते हैं, जो हमें कोई अपनी फसल के लिए नई चीज चाहिए तो उसके लिए हम पता करते हैं, पूछते हैं उसके लिए सुधारपूर्वक हमें जवाब मिल जाता है। तो रेडियो से हमें क्या, पूरे देश को, हमारे किसान भाइयों को तो विशेष फायदा। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। मेरा नाम कमलेश है और मैं एक किसान बोल रही हूँ। मेरी तरफ से सभी किसान भाई और बहनों को 15 फरवरी रेडियो किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि रेडियो हमारा एक बहुत पुराना साधन है, जिससे हमें सभी प्रकार की सूचना मिलती है और साथ ही मनोरंजन भी होता है। रेडियो सुनने से हमें सभी प्रकार के समाचार पता चलते हैं और हमारा मनोरंजन भी होता है। जब हम रेडियो में तरह तरह के लोकगीत सुनते हैं और अच्छे अच्छे भजन भी सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। समाचार, कृषि दर्शन सुनने से के लिए खेती की जानकारी मिलती थी, जिससे किसानों को आधुनिक तकनीक का ज्ञान होता था। और हाँ, आज भी रेडियो का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सब जानकारी मिलती है। खेती में क्या फसल किस समय बोनी है, किस समय काटनी है, क्या दवाई डालनी है, कौन कौन सी तरह के बीज बोना है, क्योंकि नई नई तकनीक से खेती करने के तरीके भी पता चलते हैं और मौसम विभाग की जानकारी भी मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रेडियो किसान दिवस है आज और हमारे साथ हैं दिल्ली के एक किसान। नमस्कार, मेरा नाम श्री किशन है और मैं किसान हूँ। दिल्ली में ही खेती करते हैं हम, यमुना के किनारे, और बिहार में भी करते हैं, थोड़ा नोएडा वगैरह में भी हमारी खेती है। रेडियो किसान दिवस है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, रेडियो किसान दिवस है। हम तो बचपन से ही रेडियो सुनते हैं, तरह तरह की जानकारी मिलती है। इसमें रेडियो पर समाचार सुनने को भी मिलते हैं, तो वो बड़े अच्छे लगते हैं। हमें तो भाषा बड़ी आसानी से समझ में आती है, क्योंकि हम लोग किसान है तो ज्यादा तो हम लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए हमें सरल भाषा में सुनने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है सर जी। और FM गोल्ड पर कृषि वैज्ञानिक भी इसमें तरह तरह की जानकारी हमें देते हैं, दवाइयों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में, तो ये सारा हमें बताते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है जी हमको। इसमें हमें लोक संगीत सुनने को मिलते हैं और बैंकों से लोन कैसे लें, ये जानकारी मिलती है। सबसे बात है, क्योंकि किसान को तो पैसों की तो बहुत जरूरत होती है, बीज के लिए, खाद के लिए। किसान क्रेडिट कार्ड कैसे, वो तो ये सब जो है जी हमें रेडियो के द्वारा ही सुनने को मिलती है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमित जी।
मेरा नाम संजय कुमार, गांव देवास। मैं एक छोटे लेवल की खेती करता हूं सर। रेडियो से हमें वैसे तो बहुत फायदे हैं, अब तो लोगों ने कम कर दिया है सुनना, वैसे फोन से देख लेते हैं, लेकिन रेडियो हम सुनते हैं, इससे बहुत फायदे मिलते हैं। इससे हम अपने मन पसंदी गाने भी सुनते हैं, प्रधानमंत्री की मन की बात भी सुनते हैं जी। जैसे कि फसल के बारे में, खेती की बीमारियों के बारे में डॉक्टरों की भी सलाह आती है सर, इसमें वो बात होती है। हम फोन करके अपना पसंद का गाना लगा लेते हैं, डॉक्टरों से बात हो जाती है सर, बीमारी के बारे में पता कर लेते हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में पता चल जाता है सर इसमें। तो किसान की बात कार्यक्रम आप सुनते हैं? हाँ सर, बिल्कुल सुनते हैं, अच्छा लगता है, जानकारी मिलती है उसमें। हमें खेत में काम कर रहे हैं, रेडियो लगा देते हैं और काम करते रहते हैं, उसमें जानकारी मिलती रहती है, सुनते रहते हैं, काम भी होता रहता है साथ में। नमस्कार, रेडियो किसान दिवस की सबको बधाई। हम किसानों की जिंदगी में रेडियो का बहुत बड़ा रोल है। सुबह से शाम जिंदगी के समानांतर रेडियो चलता रहता है। रेडियो से किसानों को आधुनिक तकनीक, नए नए प्रकार से खेती करने का तरीका सभी समझ में आता है। कौन सी जमीन में कितना खाद और कौन सी खाद पड़ेगी सब समझ में आता है। या जैविक खाद कितना देना होगा, कंपोस्ट खाद की मात्रा क्या होगी जिससे कि उपज ज्यादा हो, सभी हमें रेडियो से पता चल जाता है। ये सब जानकारी मुझे हमेशा समय समय पर मिलती रहती है। जमीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ानी है या फिर पानी कैसे देना है, सभी चीज की जानकारी हमें मिल जाती है। हम महिला किसानों की तो बात ही क्या है, गृह कार्य भी करते रहते हैं और रेडियो भी सुनते रहते हैं। खासकर लोकगीत तो अपना मनोरंजन भी होते रहता है। तो हमें कम समय में ज्यादा जानकारी रेडियो देती है। धन्यवाद। तो देखा आपने कि कितने सारे जो हमारे किसान मित्र हैं उन्होंने रेडियो किसान दिवस पर बताया कि रेडियो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और अब आपको बता दें कि कल जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है बजट 2021 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। डॉक्टर विकास कुमार हमारे विशेषज्ञ होंगे। और बात करें चलते चलते मौसम की, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कल सुबह भी थोड़ा कोहरा छाया रहा था और उसकी संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। और अगले 24 घंटे की बात करें तो इसके दौरान मध्य प्रदेश, उप हिमाचली, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जी हाँ, आपने मौसम की जानकारी तो दे दी और अब अपने किसान मित्रों को हम बाजार भाव की भी जानकारी दे देते हैं जो हमें आजादपुर फल और सब्जी मंडी से प्राप्त हुए हैं। जी। सेब की बात करें तो वो 120 रुपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध है, जबकि अमरूद 65 रुपए और चीकू 25 रुपए किलो। वहीं कुछ सब्जियों का भी जिक्र हम कर लें यहाँ पर। बीन्स 35 रुपए प्रति किलो, गाजर 9 रुपए प्रति किलो और लहसुन 25 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध है। जी, तो ये जानकारी जो थी, चाहे हम मौसम की बात करें या फिर हम बात करें बाजार भाव की, इससे हमारे जो किसान मित्र हैं संजय, उन्हें काफी सुविधा हो जाती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो किसानों को पता होता है कि हमारा बाजार भाव क्या है, इस हिसाब से वो अपने फल और सब्जियों को बाजार में बेच सकते हैं। साथ ही साथ मौसम की जानकारी हम उन्हें देते हैं तो वो उस हिसाब से उसका उपयोग करके खेती बाड़ी में लाभ उठाते हैं। बिल्कुल। और आज रेडियो किसान दिवस है, तो उसकी जो रेडियो का जो महत्व है वो भी हमें पता चला। और साथ ही अभी देखो ना, 2 दिन पहले की बात करें, 13 तारीख की तो वर्ल्ड रेडियो डे था। तो इससे पता लगता है कि हमारी जिंदगी में रेडियो का महत्व जो है बहुत ज्यादा है और हमारे जितने भी श्रोता हैं वो इस बात को हमें बार बार याद दिलाते हैं और एक तरह से कहा जाए तो प्रेरित भी करते हैं। जी हाँ, 15 फरवरी रेडियो किसान दिवस और आकाशवाणी परिवार की ओर से हम अपने सभी श्रोताओं को हार्दिक बधाई देते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ हम इजाजत चाहते हैं और इस कार्यक्रम में आप हमें अलविदा दें। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी।